तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने असाइनमेंट का जिक्र किया था, मैंने दिया था आपको होमवर्क में, तो यहाँ पर उस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर हमारा लेक्चर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 raised to power -3 kg and having a charge 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, इस वाटर ड्रॉप जो है, पहले ऐसे सिंपल समझ लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अभी बिगनिंग है। बिगनिंग में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आगे जाके इंटरेस्ट जो है ना वो बेनिफिट देगा। अभी इंटरेस्ट जरूरी है, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करना है, भले थोड़ा सा टाइम लगे। आइए देखिए, यहां पे पहले वाटर ड्रॉप की बात करते हैं। ये वाटर ड्रॉप इन्होंने कहा, सपोज दैट ये क्या है, आपका वाटर ड्रॉप है। अच्छा, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वाटर ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। कैसे मालूम? आप सोचिए कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए हैं तो फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, क्लियर फ्लो करेगा। देखिए, अगर फ्लो करेगा तो क्यों करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर इससे मतलब नहीं है कि कितना है, उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिलहाल आइए, ये वाटर ड्रॉप है और इसका मास दिया गया है कितना? 10 raised to power -3 kg। हम अच्छे से जानते हैं अगर इस प्लैनेट पे कुछ भी है तो एक फोर्स 100% लगेगा। कौन सा? 11th में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड हमेशा, ये तो अंडरस्टूड है ना, मास इंटू जी। फोर्स इसका डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। लेकिन यहां पे एक और वर्ड छिपा हुआ है आपके क्वेश्चन में। कौन सा? जस्ट सपोर्ट। जस्ट सपोर्ट, सोचिए, जस्ट सपोर्ट। देखिए, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका ड्रॉप है ये नीचे ना आए, ये तो सपोर्ट करेगा। मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए ये आपका पेन है। पेन अगर हम यहां पे छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए आपका ये जो फिंगर्स है इसको सपोर्ट किए कि नहीं किए हैं, है ना? लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो गिर जाएगा। क्यों? सोचिए, क्योंकि आपका ग्रेविटी जो है उसको खींच लेगा। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उतना ही फोर्स अपवर्ड अगर हम लगा दें तो कोई भी ऑब्जेक्ट सपोर्ट के केस में आ जाएगा, मतलब रुक जाएगा वहां पे। मतलब इतना ही फोर्स आपके जस्ट अपोजिट लगाना पड़ेगा, अपोजिट लगाना पड़ेगा एक फोर्स F डैश। लेकिन यहां पे ब्रह्मा जी तो है नहीं, तथास्तु कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। ऐसा होगा? नहीं। देखिए यहां पर वाटर ड्रॉप पे आप तो जाएंगे नहीं कि जाके ऐसे ड्रॉप को पकड़ लेंगे, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, और हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगेगा अपवर्ड साइड, लग रहा है ना? अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन पे जो फोर्स का डायरेक्शन था वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। मतलब
अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सारी चीजें आप क्लियर करते चलें, छोटी छोटी चीजें आप दिक्कत कर देंगे, जैसे सिली मिस्टेक्स में आती हैं। जैसे अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस चार्ज पे किधर डायरेक्शन, किधर फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपवर्ड। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना वाटर ड्रॉप में। तो वाटर ड्रॉप में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपवर्ड हो गया तो ये फोर्स इधर नहीं लगेगा, ये फोर्स इधर लगने लगेगा। आपके असाइनमेंट में मैंने जो सॉल्यूशन दिया था वो थोड़ा सा मिस्टेक सा हमें लग रहा है, तो यहां पर आप ध्यान दे, क्लियर कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये जो वाटर ड्रॉप होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो और एक्सेलरेट कर देगा। तो निकल लो, एक फोर्स तो पहले से ही था और एक फोर्स और पुश कर दिया, ये एक्सेलरेट कर जाएगा, भाग जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला क्वेश्चन है तो बहुत धीमे धीमे हम पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें फोर्स अपवर्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसी के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन यही पूछा गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितना फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता था याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है F इक्वल टू ई इंटू चार्ज, ऐसा ही था ना, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अब हमें ये नहीं मतलब कितने चार्ज हैं, चार्ज हैं इसमें, किसमें, वाटर ड्रॉप में, ठीक है, वो हम ले लेते हैं E, ठीक है, इनटू कितना भैया, कैपिटल E। यही तो फोर्स, कौन सा फोर्स, F डैश, F डैश मतलब कैपिटल E इंटू E इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है, ये जो फोर्स है इस ग्रेविटेशनल फोर्स ई एफ इक्वल टू एम जी जो कि डाउनवर्ड है, एफ इक्वल टू ई इंटू ई सपोर्ट कर रहा है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पे, वाटर ड्रॉप पे, ठीक है। तो दोनों बैलेंस में होगा ना, और यहां पे हाँ ठीक है, अभी यहीं तक रहे, चलिए आइए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट है, तो E इंटू ई इक्वल टू एम जी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन ई। E इक्वल टू मास की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है भैया, 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए ओवरऑल कितना हो गया आपका, 6.125 इंटू 10⁻12 वोल्ट पर मीटर, या ये भी यूनिट होता है, लेकिन सबसे बेहतर है आपका न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। फिलहाल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर आपको डाउट होगा तो आप वीडियो फिर से आप देख सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिकी मेथड से, लॉन्ग मेथड से और एक और मेथड से सीखा है, लेकिन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल भी मेरे ख्याल से करा है। तो फिलहाल और एक बार कर लेते हैं, अगर किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, यहां पर हम करके देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू इफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा भी, और हम इसको तीन तरह सॉल्व करना सीखेंगे। जानना जरूरी है, अप्रोच हम दे देंगे, उसके बाद आपको जो भी मैटर होगा, जैसा भी आपको समझ में आएगा वो आप सॉल्व कीजिएगा। एक पहला मेथड देखिएगा जो हम लोग असाइनमेंट में करें भी हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या था, नेट फोर्स किसी पे जीरो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। अगर इक्विलिब्रियम में ना होता, अगर तो क्या होता, कोई भी चार्ज मूव कर जाता, एक्सेलरेट कर जाता, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट में तो बात अलग है, फिलहाल यहां पे जीरो ही लेंगे। आइए क्या होगा यहां पे, नेट फोर्स इस पे जीरो मान लो, इस चार्ज पे ए ले लो और बी वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। अब देखिए नेट फोर्स की बात करी जा रही है, तो हम लोग कूलम्बियन फोर्स से, कूलम्बियन लॉ से एक एक्सप्रेशन लिए थे कि जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच लगता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी था, क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R जहां पे दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन था। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, देखते हैं, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हुआ और एक चार्ज ये हुआ, जो थर्ड वाला चार्ज रखा जाएगा। तो फिलहाल इस चार्ज के बारे में कुछ जानकारी नहीं है आपको, ना तो मैग्नीट्यूड मालूम है, ना तो साइन मालूम है, बस लेट कर लो, समझ लो एक चार्ज क्यों रखा गया है। तो फिलहाल दो चार्जेस की वजह से फोर्स लगता है, इतना तो हम जानते हैं। एक बार इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, एक बार इसकी वजह से फोर्स लगेगा, दो फोर्सेस लगेंगे, तो उसको लेट कर ले, F1 एंड F2 ले लो, लेकिन नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। चलिए यहां पर हम देखते हैं F1 कितना हो गया, इसकी वजह से फोर्स ले लो, इसकी वजह से भैया फोर्स, इसकी वजह से इस चार्ज ए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन कितना, R स्क्वायर, क्योंकि दोनों बीच का सेपरेशन। और लेकिन मुझे चीज क्वेश्चन में क्लियर है, एट द सेंटर जो चार्ज रखा गया सेंटर पे रखा गया है, तो यहाँ पे R/2 आप कर सकते हैं, सेंटर मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है R/2, सेंटर में है, तो ठीक है, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो F1 की बात हो गई, इनके बीच फोर्स। अब इसके बीच का फोर्स, इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, Q इंटू Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। F1 प्लस F2 शुड बी जीरो, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। F1 कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए कुछ कट रहा है, क्या कटेगा, यहां पे आपका कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होके हट जाएगा, तो कितना बचेगा भैया आपका, यहां पे जो बचेगा कैपिटल Q अपॉन कितना बचेगा, R बचेगा, क्लियर। यहां पर कितना बचेगा, स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर होगा, R/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो बचेगा। यहां पर देखिए ये क्या होगा,
Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो गया 4 बचेगा और 4 ऊपर चला जाएगा 4Q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? ये आर स्क्वायर कॉमन होकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इंटू आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू -4Q आ जाएगा। हमें स्मॉल q की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा Q अपॉन 4। क्लियर? यहां पे माइनस कैपिटल Q अपॉन 4 मतलब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए स्मॉल q का, उसमें से किसी एक चार्ज जो कि आपस में इक्वल है उनका 1/4 होना चाहिए और साइन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। यहां पे तो आपका फर्स्ट मेथड आ गया। अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, यहां पे सेकंड मेथड होगा आपका बेटा, ये होगा नेट पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0। एक दो बार कर लेते हैं, जब आप लोगों को आने लगेगा समझ में आ जाएगा तो बात अलग है। यहाँ पर हम बहुत स्लो चल रहे हैं तो आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करना अगर नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। थोड़ा बैठना सीखिए, बैठना पड़ेगा आपको क्योंकि ये बोर्ड है। एडजस्ट कीजिए, अभी से सीखिए, हैबिट में लाइए। और मेरा अनुरोध भी है आप लोगों से, आइए देखिए, नेट पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी भी चार्ज में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो क्या हो जाता है नेट पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या, थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये चार्ज रहा होगा तो बाद में रखेंगे ना, ये चार्ज रहा होगा, इस चार्ज को ये चार्ज नहीं रहा होगा। जब आप इन्फिनिटी से लाएंगे तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। देखिए थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कैसे होता होगा। ये चार्ज है, ये चार्ज की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई ये तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होगा, या वर्क डन किया जाएगा या तो होगा। जैसा अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को हिला जाएगा इन्फिनिटी से ना, तो हो जाएगा कुछ, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लो, जब इसको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लाओगे, यहाँ पे इन्फिनिटी से, सपोज इन्फिनिटी है, तो कुछ इसमें और इसमें रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। और उस रिपल्सन एक फोर्स होगा लगेगा ना। जैसे आप मैग्नेट वाला देखिए, दो मैग्नेट है, अगर आप पास ला रहे हो तो वर्क नहीं करना पड़ता आपको। अब आप यहाँ पर ले आए, किसी तरह रखे हैं, जैसे छोड़ते हैं, यहाँ पर अभी वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। जैसे छोड़े फिर वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन होता है भैया, वो वर्क कहाँ से आया, वो एनर्जी कहाँ से आया, पहले सिचुएशन में उन चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया होगा वही एनर्जी यूज हुआ होगा। फिलहाल आइए, मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा। जितनी बार मैंने इस टॉपिक पे क्वेश्चन या थ्योरी उठाया है, मैंने इसको क्लियर करा है। आइए यहाँ पे इस चार्ज के अगेंस्ट एक वर्क हुआ, लेकिन जैसे ये थर्ड चार्ज आया, इस चार्ज को इसके भी अगेंस्ट करना पड़ा होगा वर्क, और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा होगा, है कि नहीं है। तो फिलहाल इसके बीच देखते हैं, इसको O ले लेते हैं, UAB प्लस इनके बीच जैसे थर्ड चार्ज आया वैसे इसके बीच वर्क और इसके बीच वर्क, UAO प्लस UOB इक्वल टू 0। भैया इसको जब लाएंगे इन्फिनिटी से तो इसकी वजह से रिपल्सन और इसकी वजह से रिपल्सन। सपोज दैट अभी हम नहीं जानते कौन सा चार्ज है, एज्यूम लेट कर लेते हैं, या नेगेटिव चार्ज हो, जो भी हो फिलहाल, लेकिन या तो वर्क डन होगा या तो किया जाएगा, दो ही हो सकता है, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो इसके अगेंस्ट होगा और इसके अगेंस्ट AO और इसकी, क्लियर। और इसमें साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। UAB क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड मेजर करने का, कितना वर्क किया गया और पोटेंशियल एनर्जी में क्योंकि स्टोर हुआ, उसको इस फॉर्मूले से मेजर किया जा सकता है। कैसे, 1/4πε0, दोनों चार्ज, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो Q1 Q2, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है,
क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है r, यू ए ओ इसके बीच 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2। सिमिलरली देखिए अभी थोड़ा सा टाइम भले लग रहा है, लेकिन ये अगर समझ में आने लगेगा तो मजा आने लगेगा। हम समझ रहे हैं कि थोड़ा वीडियो खींच रहा है, मेरी आदत है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मेरा एम यही होता है कि आप लोगों को समझ में आए, भले थोड़ा सा टाइम लगे। यहाँ पे कुछ काम कॉमन ले लिया जा रहा है। देखिए तीन मेथड एक क्वेश्चन के सॉल्व करना, मेरा मोटो ये होता है कि आप लोगों को समझ में आए, किसी भी मेथड से समझ में आए। आइए यहाँ से 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या बचेगा क्यू अपॉन आर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा स्मॉल क्यू r/2, यहाँ पे क्या बचेगा सिमिलरली प्लस क्यू अपॉन r/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर टू ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2q r उधर चला जाएगा, q प्लस 4q इक्वल टू 0। वैसे फिर वही कहानी आ गई, स्मॉल क्यू माइनस क्यू अपॉन 4। क्लियर, ये आपका सेकंड मेथड हुआ। थर्ड मेथड जो था आपका ट्रिकी वाला था, सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न करना था। वो क्या था, जो थर्ड मेथड था वो भी इजी है, ये आप ओरल कर सकते हो। हम इसको ओरल करने के लिए ही बताए हैं। बाय चांस न्यूमेरिकल आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, या फिर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या था -n/q अपॉन 1 प्लस √n का होल स्क्वायर। ये प्लस क्या था, ये जब दोनों चार्जेस का साइन सेम हो, अगर आपका अपोजिट होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, याद रखिएगा। और n था, n ये बताता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज तक कितना टाइम्स बढ़ा है। आई यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी, माइनस n की जगह 1 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 प्लस √n का होल स्क्वायर माइनस q अपॉन 4। आंसर देख रहे हैं ना, साइन भी दे दिया और मैग्नीट्यूड भी दे दिया। कहानी खत्म, ओरल आप कर सकते हैं इसको। आई जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। मुझे लगा बताना चाहिए आप लोगों को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा वेरिएबल क्वांटिटी पे है, मतलब डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और क्यों किया जाएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले रीड कर लेते हैं। अ चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts which are kept at some distance apart. What should be the value of the charges on the two parts so that the force between the parts can be maximum? देखिए हमें ये नहीं बताया गया है कि उस चार्ज को जब डिवाइड किया गया, हाफ डिवाइड किया गया या फिर 1/4 डिवाइड किया गया, मुझे कोई आइडिया है ही नहीं। तो हम लोग मैथ्स करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा समझते चलते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपीज है, लेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है क्यू है, और क्या हुआ एक पार्ट स्मॉल क्यू ले लो तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। जैसे अगर मेरे पास 10 रुपीज है, मैंने आपको 2 रुपीज दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा 10 माइनस 2, वही अमाउंट ना। और उन दोनों पार्ट को फिर एक डिस्टेंस पर रख दिया गया, और वो डिस्टेंस समझ लो आर है, जितना अभी तक हम लोगों को मालूम है, डिफिकल्ट नहीं है, अभी देखते जाइए। एक पार्ट डिवाइड किया गया ना, एक पार्ट अगर स्मॉल क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा भैया
कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। सिंपल सी बात है। आइए देखिए, और इस चार्ज को एक डिस्टेंस पे रख दिया गया। क्लियर है ना? यहां पे आप देख रहे हैं कि जो फोर्स होता है, ये वाला फोर्स, कोलंबियन फोर्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जरूरी है। पहला तो डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। जैसे सपोज दैट ये फोर्स है, जैसे दो मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट को आर डिस्टेंस पे लाइए, आर डिस्टेंस पे फिर से लाइए, उधर से लाइए आर डिस्टेंस पे, इधर से लाइए आर डिस्टेंस पे, जो फोर्स है उतना ही लगेगा ना। क्यों? क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड अब है, या मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड अब है, वो तो आर डिस्टेंस पे ही आ रहे हैं ना। और वो फोर्स आप अपने हथेलियों पे इक्वल देखेंगे, चाहे जितनी बार करें, इनफाइनाइट बार करें। और मीडियम भी सेम होना चाहिए। तीन फैक्टर्स, क्या क्या? एक सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच का, फिर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, थर्ड मीडियम। क्लियर है ना? तो यहां पर मीडियम भी सेम है, लेकिन यहां पे जो चार्ज है मुझे नहीं मालूम, वेरिएबल है, पता नहीं कितना चार्ज है दोनों पार्ट का। ठीक है? यहां पे जो फोर्स होगा, देखिए, तो यहां पे क्या फोर्स होगा, 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर देखिए, स्मॉल क्यू इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है? वेरिएबल मतलब इसे हमें नहीं मालूम स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है। छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, जैसे ही इसको वेरी करेंगे स्मॉल क्यू को, तो देखिए ये पूरा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, स्मॉल क्यू को जैसे ही वेरी कर रहे हैं, और तुरंत ही ये दोनों मैग्नीट्यूड जब चेंज हो जाएंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे ना? इसको जैसे ही बढ़ाएंगे, कैपिटल क्यू को बढ़ाएंगे, कैपिटल क्यू माइनस क्यू घटेगा, डिक्रीज करता जाएगा ना, क्योंकि इसमें सबट्रैक्शन उतना ज्यादा निकलेगा, ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। समझ रहे ना? और ये दोनों का प्रोडक्ट कुछ और होता जाएगा, और प्रोडक्ट और होता जाएगा तो फोर्स और होता जाएगा। और वो फोर्स कैसा बढ़ रहा है? एक सिचुएशन में क्या होगा कि इसको वेरी करा रहे हैं, ये वेरी कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट जैसे ही मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम दिख जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? क्लियर है ना? मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, ये जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और ये प्रोडक्ट जैसे ही स्मॉल क्यू को हम इधर उधर कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू पे, और ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे। क्लियर है ना? मतलब यहाँ पे जो फोर्स वेरी कर रहा है वो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई बॉडी, कोई भी मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी कोई भी चीज होता है, जैसे डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब चेंज होता है तो क्या देता है, तो भैया आपका जो डिस्टेंस होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देता है स्पीड। क्लियर है ना? यहाँ पर वहां पर टाइम वेरिएबल है, कंपेयर कीजिए, वहां पे टाइम वेरिएबल, यहाँ पे चार्ज वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, और सब क्वांटिटी सेम है। आर तो बढ़ घट नहीं रहा है, 4πε0 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ही, तो इस पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, dF अपॉन dQ इज इक्वल टू d अपॉन dQ
1/4πε0 इंटू 1/r², ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसको इधर लाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाइएगा, फिर बाद में समझ लीजिएगा, लेकिन अभी समझना मेरे हिसाब से मुनासिब होगा आपके लिए। आइए, df/dq, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और चार्ज के रिस्पेक्ट में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो इसको बाहर कर ठीक है ना। तो d/dq मल्टीप्लाई करते हैं -q², ठीक है ना। ये देखिए, यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए ये डिफरेंशिएट होगा, देखिए कैपिटल क्यू की जो वैल्यू है, कैपिटल क्यू ही होगी कि नहीं होगी, ये कांस्टेंट है ना। देखिए कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो गया, क्या हो जाएगा, dx/dt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, अगर x का डिफरेंशिएशन v होता है। यहाँ पर देखिए फिलहाल जैसे y=x² का डिफरेंशिएशन हुआ, y=x² का अगर डिफरेंशिएशन हुआ आपका, तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो पावर इधर आ जाता है, 2x आ जाता है, ठीक है ना, तो पावर अरे क्लियर देख लीजिए, y=x⁴n है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx होगा, dy/dx होगा, ये जो पावर होता है यहाँ आ जाता है x⁻n−1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है, n की वैल्यू यहाँ पे सपोज दैट x है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, देखिए ना, n क्या है, 1 है, क्लियर है ना, डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए q² की तरह है ना, ये देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q, तो क्या आ जाएगा, ये जो पावर होता है वो सामने आ जाता है इनटू q, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्लियर है ना। देखिए थोड़ा सा मैक्सिमा यहाँ मिनिमा लगता है, अगर आप लोग और आगे जब पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, तो एक चीज चेक किया आता है, यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, d²f/dq² लिया जाएगा। अगर उसकी वैल्यू df, ये f=0 पे जो वैल्यू पाई जाएगी, कौन सी, ये वैल्यू निकालो 0, इस पे, तो क्या आ जाएगा, q=2q आ जाएगा, q की वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल Q/2, जो वैल्यू कहां से आई, ये df/dq=0 करने पे, ये वैल्यू 0 करने पे, 0 किया तो ये वैल्यू आई, और इस वैल्यू पर अगर इसको फिर से डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू पॉजिटिव आता है, इस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आता है किस पे, और कौन, इस पे, इस वैल्यू पे इसकी, किसकी, d², फिर से डिफरेंशिएशन, d²dq² की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। फिलहाल जो वैल्यू होगी इस पे, ये अगर कैपिटल
अगर Q की वैल्यू Q/2 हो जाए, दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब हाफ हाफ अगर हो जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा दोनों के बीच, मैक्सिमम। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, डिफरेंशिएशन बेस पे था, तो हो सकता है मेरे ख्याल से ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप घबराइएगा मत। ये 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए और 3 क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इतना आप लोग देखिए, अगर हम और करने लगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बोर होने लगेंगे। हम जल्दी अपलोड कर देंगे उसका भी पार्ट। फिलहाल पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, मन से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ गई थी मेरे वीडियो अपलोड करने में, अब नहीं आया, कुछ वजह था और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के। फिलहाल हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए और गुड लक स्टूडेंट्स।